सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप सभी की जो दिवाली है वो काफ़ी अच्छे से आपने सेलिब्रेट की होगी और आज से जो है हमारी जो सीरीज चली हुई है उसको हम जो है दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 दिन काफ़ी आपने मस्ती कर ली होगी, अब हम दोबारा से जो है अपने ट्रैक पर लौट चलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। HSSC हरियाणा जीके की हमारी जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसी में जो है आज हम यहाँ पे 52वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं एक बार थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इससे प्रीवियस जो लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था वो कौन सा किया था, 53वां भाग, जिसके लेबल जो ऊपर था ना थंबनेल, उसके ऊपर जो है आपको 52वां लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो 53वां भाग था। आज जो हम जो है 52वां भाग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर भी जो है 52वां लिखा हुआ है, लेकिन इसके थंबनेल में आपको क्या लिखा मिलेगा, इसके थंबनेल में आपको 53वां डिस्कस मिलेगा। 54 भाग से जो है डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज चलेगा। ये 2 भाग जो हैं आगे पीछे हो गए हैं, थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। और इन सभी वीडियो सीरीज को आपको कंप्लीट एंड तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आप सीरियसली कैंडिडेट हैं, हरियाणा पुलिस के लिए 2026 के लिए लगे पड़े हैं, तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक फॉलो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो सीरीज की सारी PDF जितनी है वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है सीक्रेट ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे एक पुस्तक दी गई है सीक्रेट ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोरिनस सुनेडो। ठीक है, द बुक ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे मोरिनस सुनेडो हो जाएंगे। और जिन्हें जो है टोरसेली भी कहा जाता है, ये जो लेखक है ना मोरिनस सुनेडो, इनका एक अन्य नाम भी है, इनको क्या कहा जाता है, टोरसेलो। ठीक है, टोरसेलो के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये नाम याद रखना, क्या पता अगली बार जो है ये टोरसेलो जो है नाम आपको दे दे। ठीक है, यह पुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है, तो यह पुस्तक जो है पवित्र भूमि के संरक्षण और आदिवासियों के विनाश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उद्देश्य लिख देता हूँ इसके अंदर क्या है। ठीक है, इस पुस्तक का जो है उद्देश्य क्या है इस पुस्तक के अंदर, तो पवित्र भूमि के संरक्षण और आदिवासियों के विनाश से। ठीक है, ठीक है, यहां तक जानकारी आई होप क्लियर होगी होंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सीक्रेट ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर पुस्तक जो है ये मोरिनस सुनेडो के द्वारा लिखी गई है, जिनको टोरसेलो के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, क्या किस बारे में ये हमें जानकारी देती है, तो इस पुस्तक के अंदर पवित्र भूमि का संरक्षण और आदिवासियों के विनाश के बारे में जो है जानकारी दी गई है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है काफी आसान भाषा में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने मिलेट मिशन भारत को जो है मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया था। तो यहाँ पे स्टेट का नाम पूछा गया है, भाई किस स्टेट ने जो है मिलेट मिशन जो है शुरू किया था और मिलेट हब बनाने के उद्देश्य जो है मिलेट मिशन शुरू किया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब किया गया था, डेट आप जरूर याद रखना, 2021 सितंबर में। ठीक है, सितंबर महीना भी याद रखना भाई। ठीक है, सितंबर 2021 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है मिलेट मिशन शुरू किया था। और ये मिलेट मिशन शुरू करने का मकसद क्या था, भारत को मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है सितंबर 2021 में जो है मिलेट मिशन जो है शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डोंट वरी, सभी क्वेश्चनों की जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्वेश्चन के साथ जो है मिल जाएगा। ज़्यादा आपको भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा काम करना है, इस PDF को अच्छे से सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी में सेव करके अपने पास रख लेना और मल्टीपल टाइम्स जो है इन PDF को रिपीट करते रहना जब तक आपका हरियाणा पुलिस रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है,
भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं जो डैश के कारण होता है। तो 352 आप सभी जानते हैं, तीन जो है वित्तीय आपातकाल हैं हमारे, कौन कौन से हैं? एक तो 352 है, एक 356 है और एक 360 है। ठीक है, 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, और 352 के तहत कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? तो युद्ध के तौर पर जो है ये युद्ध आपातकाल लग सकता है 352। आंतरिक अशांति के तौर पर लग सकता है, बाहरी आक्रमण के तौर पर लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको याद रखना है 356, माफ कीजिएगा 356 में, तो ये होता है राज्य आपातकाल। ठीक है, राज्य आपातकाल इसको बोलते हैं। तो ये आपातकाल किसके अकॉर्डिंग लगता है? 356 के अकॉर्डिंग जो है ये आपातकाल लगता है, और वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पे देखो, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जो बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के जो है कारण होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल किसके कारण होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है बाहरी आक्रमण, कोई भाई बाहरी देश जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या फिर कोई युद्ध हो जाए, या फिर जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन कारणों के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है लग जाया जाता है। ठीक है, मूल संविधान में जो है, यहाँ पे ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे क्या कहा गया है? मूल संविधान में जो है आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था। मतलब जब ये संविधान बनाया गया था ना, उस समय जब 352 अनुच्छेद बनाया गया था, तो आंतरिक अशांति यहाँ पे दिया गया है ना, आंतरिक अशांति ये आंतरिक अशांति जो है मेंशन किया गया था, लेकिन जो है बाद में इसको चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या कर दिया गया? लेकिन इसे बाद में जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह से जो है बदल दिया गया। अब जो है आपको आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह जो है देखने को मिलेगा, बट इसके अंदर दोनों शब्द दिए गए हैं। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है चेंजिंग करना, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जो है चेंजेज कब किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है मूल संविधान में जो है आपातकालीन जो हमारा नेशनल आपातकालीन लागू होता है 352 के अंतर्गत, उसमें जो है आंतरिक अशांति का जो जिक्र किया गया था मूल संविधान में, इसको जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है चेंज किया गया था सशस्त्र विद्रोह के बदले। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसको आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है अब सशस्त्र विद्रोह जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 356 मैंने बता दिया है राज्य आपातकाल, और जो है अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है अभी भारत में एक बार भी जो है नहीं लगा है, और राज्य आपातकाल जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा में जो है 3 बार राज्य आपातकाल लग चुका है, 3 बार जो है राज्य आपातकाल लग चुका है। और ये कब कब लगा है? मैं जो है आपातकाल, ठीक है, आपातकाल 3 बार जो है लग चुका है। मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 3 बार जो है हरियाणा में राज्य आपातकाल कब कब लगा है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो वृद्धि दर जो जनसंख्या है वो किसकी हो जाएगी? आई होप मोस्टली बच्चे जो है एशिया के ऊपर जाएंगे, तो एशिया जो है नहीं होगा भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, यहां पे लिख भी देता हूं जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, एशिया के ऊपर जो है ये ऑप्शन, और जो ऐसे क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और स्पेशली जो है एग्जामिनर का जो मकसद होता है वो ऐसे क्वेश्चन पूछने का यही होता है कि जितनी ज़्यादा भीड़ को कम किया जा सके उतना जो है उसके लिए बेटर रहेगा। मोस्टली बच्चे 90% में कह सकता हूँ कि एशिया जो है इसका आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है, यहाँ पे देख लेना। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की है। एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एशिया का है, और जनसंख्या जो है वो भी जो है सर्वाधिक जो है एशिया की। आप सभी जानते हैं चाइना और जो भारत है वो दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। पहले नंबर पर जो है चाइना आता है, और दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत आता है। अब तो क्या पता जो है भारत क्रॉस कर गया हो चाइना को जो है पॉपुलेशन के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो। ठीक है, और यूरोप किस क्षेत्र में आता है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? तो यूरोप का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ये तीनों पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अगेन टाइम भी जो है इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर, मान लीजिएगा ये एक 1 स्क्वायर किलोमीटर है, इसके अंदर जितनी भी जनसंख्या जो है निवास करती है ना, वही जो है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसका जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्तियां जो है किसके अंतर्गत आती है। मतलब जो अभियुक्त होता है, जो अपराधी होता है, उससे पूछताछ करने की जो शक्ति है किस धारा के अंतर्गत आती है। तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 की धारा है 313, इसी के अंतर्गत जो है अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका जो है स्पष्टीकरण क्या है। अभियुक्त से पूछताछ करने की जो शक्तियां हैं आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत आती है। यह धारा न्यायालय को अभियुक्त से उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों और परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जो है पूछताछ करने का जो है आदेश देती है। ठीक है, ये इसका जो है स्पष्टीकरण भी आप याद रखेंगे, जिससे जो है क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है याद रह पाएगा। ठीक है, तो ये न्यायालय जो है, यह धारा जो है, ये 313 जो धारा है ना, ये न्यायालय को जो है अभियुक्त से उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों और परिस्थिति यानी कि जो सिचुएशन होगी उसको स्पष्ट करने के लिए जो है पूछताछ करने का जो है अधिकार देती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान क्वेश्चन है। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे जो है अवस्थित है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारत के द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है लोकप्रिय हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसके अंदर जो है इन्होंने प्रथम बार भारत में जो है धन निकासी का जो है रूल जो है बताया था, यानी कि जो भारत का धन है वो कैसे अंग्रेज जो है भारत के बाहर ले जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के अंदर बताया है। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया यूरोप का महान सम्राट था, यूरोप का जो महान सम्राट है ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है, लुई 14वें को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, आराम से डिटेल पता होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें जो है इतनी डीपली नहीं पूछेगा, बट फिर भी जो है नॉलेज आपको होनी चाहिए लुई 14वां क्या था और कौन था। ठीक है, यूरोप का महान सम्राट था भाई, जिसको जो है ग्रैंड मोनार्क के नाम से भी जानते हैं, और ये कौन था, लुई 14वां था। ठीक है, इसको जाना जाता है, उन्हें सूर्य राजा भी कहा जाता है। ठीक है, लुई 14वें का अन्य नाम का है तो सूर्य राजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका 72 साल और 110 दिन का जो है शासनकाल यूरोपीय इतिहास में किसी भी राजा का सबसे लंबा शासनकाल रहा है। तो ये भाई कितने सालों तक जो है राजा बने रहे थे, 72 साल और 110 दिनों तक जो है ये शासनकाल इनका रहा है। ठीक है, और ये यूरोप का सर्वाधिक इतिहास का जो है लंबा शासनकाल इनका रहा है। ठीक है, फ्रांस को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में इन्होंने स्थापित किया, और अपने शासनकाल के दौरान फ्रांस में कला और साहित्य का जो है स्वर्ण युग लाया। मतलब जो फ्रांस का साहित्य का, कला का और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है वो इन्हीं के शासनकाल में जो है माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। आईटी अधिनियम के तहत डैश का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड प्राप्त करने का इरादा रखता है, लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं होता। मतलब आईटी एक्ट पूछा गया है, यहाँ पे आईटी एक्ट कौन सा है आप सभी जानते हैं, आईटी एक्ट है 2000 वाला। ठीक है, आईटी एक्ट है 2000, इसके तहत डैश का अर्थ है, यानी कि डैश का अर्थ किसका अर्थ है, तो ये किसका अर्थ हो जाएगा, ये प्राप्तकर्ता का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्राप्तकर्ता आ जाएगा। ठीक है, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का अर्थ है, प्राप्तकर्ता का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड प्राप्त करने का इरादा रखता है। मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल्स रिकॉर्ड होते हैं ना उनको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं होता। मतलब जो बीच का, जैसे कि मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो बीच में कोई बंदा नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं ही जो है उसको प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है डैश है, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इतने आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिएगा। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जो है प्रश्न बताएंगे मुझे। एक और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे ये पूछा गया है भारत में वर्तमान में
भारत में अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चला हुआ है ना, अक्टूबर 2025 तक कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में जो है इसकी स्थापना होगी थी। इसके बाद हम नोकरेक की बात करें तो नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये कब बना था, तो ये 1988 में बना था, ठीक है। 1988 में ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना था। नंदा देवी की बात करूँ तो ये भी 1988 में बना था। और नेक्स्ट की बात करूँ सिंपली पान की, तो ये 1994 में बना था, ठीक है। सभी के जो है आपको ईयरली याद रखने पड़ेंगे, जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं या फिर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं सभी का ईयर आपको याद रखना है भाई। डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीलगिरी पूछा गया है तो कोई भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। डोंट वरी, सारा का एक कंप्लीट वीडियो बना के मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये यहाँ पे दे भी दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट में ये स्थित है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, CSSRI का मतलब क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है CSSRI, ठीक है। CSSRI की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ये आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO जिसको बोलते हैं, इसके किस अंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो है इसके सदस्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है। इसके अंदर सभी देश के सदस्य शामिल हैं वर्तमान में। मान लीजिएगा अभी एक सभा चल रही है और इसके अंदर सभी देशों के जितने भी देश इसके सदस्य हैं ना, जैसे कि 193 देश सदस्य होंगे या फिर 194 देश, जितने भी देश इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो सभी इस सभा के अंदर जो है शामिल है, ठीक है। वो सभी इस सभा के अंदर शामिल है। तो इस सभा को क्या कहा जाता है, इस सभा को जो है आम सभा बोला जाता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य किस सभा के जो है सदस्य होते हैं, तो आम सभा के जो है सभी सदस्य होते हैं। आम सभा संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय होता है जिसमें सभी सदस्य जो है देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इस सभा के अंदर जो है, इस सभा के अंदर जितने भी सदस्य होंगे ना, जैसे कि भारत होगा, चाइना होगा, ठीक है, अमेरिका हो गया, फ्रांस होगा, जितने भी सदस्य देश इसके अंदर शामिल होंगे वो अपने अपने देशों का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप सभी जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके जो है पहले आप याद रखना प्रमुख अंग कितने हैं, तो 6 इसके प्रमुख अंग हैं, ठीक है। 6 प्रमुख इसके अंग हैं। स्थायी सदस्य की बात करूं तो स्थायी सदस्य इसके कितने हो जाएंगे, 5 इसके स्थायी सदस्य हो जाएंगे। और अस्थायी सदस्य की बात करूं तो 10 इसके जो है अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। 10 इसके अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। वहीं मैं इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करूं तो आधिकारिक भाषाएं कितनी हो जाएगी, आधिकारिक भाषा, तो आधिकारिक भाषा हो जाएगी 6। डोंट वरी, सारी चीज़ें लिखी हुई है, बस मैं आपको एक मोटा मोटा बेसिक सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, स्थायी सदस्य 5 होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 हैं और आधिकारिक भाषा 6 हैं। अब ये कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, कहाँ गया ये रहा। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा सुरक्षा परिषद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिए गया क्या, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इन 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चलिए कोई बात नहीं, 6 अंग हम बाद में देख लेंगे। वर्तमान में हम स्थायी सदस्य देख लेते हैं, ठीक है। स्थायी सदस्य कौन कौन से हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा। ये 5 सदस्य जो हैं इसके स्थायी हैं, ठीक है, स्थायी सदस्य। इसके बाद हम देख लेते हैं 6 आधिकारिक भाषाएं इसकी कौन कौन सी हो जाएगी। अरबी हो जाएगी, चीनी हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, फ्रेंच हो जाएगी, रूसी हो जाएगी और स्पेनिश हो जाएगी। यहाँ पर स्थायी सदस्य और जो 6 आधिकारिक भाषाएं लिखी गई है ना, यहाँ पे ये चीज़ें जो लिखी गई हैं जिनको मैंने टिक मार्क करके आपको बताया, यहाँ से 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन सी संयुक्त राष्ट्र की जो है एक आधिकारिक भाषा नहीं है। इसीलिए आपको 6 की 6 ये आधिकारिक भाषा और जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं इनको जो है अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 2032 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, ठीक है। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, भारत नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओलंपिक का कंप्लीट इतिहास मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं, इस क्वेश्चन के अंदर भी बताने वाला हूं। जितनी चीजें आपको बता रहा हूं ना ओलंपिक के बारे में, सिर्फ इतनी चीज अगर आप याद रखेंगे ना, स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूं, स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ना ओलंपिक में, तो आप गलत नहीं करके आएंगे, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। अब जितनी चीजें मैं बताऊंगा ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन की बात करूं तो ओलंपिक की शुरुआत आप सभी जानते हैं 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में जो है शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। दो ही ओलंपिक्स होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है और एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। दोनों के बारे की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जो शुरुआत है 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस में हुई थी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक यानी 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित करवाए जाएंगे? इटली में जो है ये आयोजित करवाए जाएंगे। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करूं, क्यों 2028 की ओलंपिक की बात करूं? 2024 के तो अभी हुए तो थे पिछले साल, 2024 वाले भी बता देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये पेरिस के अंदर जो है 2024 वाले हुए थे। अब 2028 के ग्रीष्मकालीन की बात करूं तो कहां पर होंगे? लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 2032 वाले ओलंपिक कहां पर होंगे? तो ये ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आयोजित होंगे। और 2030 के शीतकालीन ओलंपिक की बात करूं, क्योंकि 2026 के अभी ऊपर हमने देखा ये रहा ना 2026 वाला शीतकालीन ओलंपिक इटली में हुआ था, और तो 2030 वाला जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहां पर होगा? फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स क्षेत्र में जो है ये आयोजित किए जाएंगे। इतनी भी चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो डेफिनेटली कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, ओलंपिक का अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा तो ये 1 नंबर जो है आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पे मेडल भी बता दो, तो भाई एक ही क्वेश्चन में कितनी आपको जानकारी दे दूँ। थोड़ा सा करंट अफेयर का थोड़ा सा इशू चला हुआ है, करंट अफेयर का जो है सिस्टम बन नहीं रहा, क्योंकि यार उसमें देखो ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं थोड़ा सा सही बताऊँ तो ना एग्जैक्ट जो है मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा कि जो ये करंट अफेयर का सेशन है ना, कहाँ से शुरुआत करूँ और जो है कहाँ से इसकी जो है शुरुआत करूँ और कैसे जो है करूँ। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि करंट अफेयर जो है कैसे आपको करवाए जा सकते हैं HSSC के लिए, नेशनल और जो है हरियाणा की, ठीक है, करंट अफेयर। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? चुनाव होने से कितने देर पहले जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो जाना चाहिए? तो 48 घंटे पहले जो है ये चुनाव प्रचार जो है खत्म होने देना चाहिए, ठीक है। 48 घंटे कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, 14 का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वाला याद रखना जरूरत नहीं है, वैसे ऑप्शन नंबर डी होएगा। वर्तमान का 2025 वाला अगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में हुआ है या फिर लेटेस्ट प्रीवियस जो भी हुआ है 2024-25 वाला, वो आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2021 वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कौन बनी थी? ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। और कब से कब तक बनी थी? 1953 से 54 के बीच में बनी थी, ठीक है। ईयर भी आप याद रखना, ठीक है। 1953-54 के बीच में जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने जो है 1953 से 54 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और एकमात्र भारतीय। ये 3 लाइनें लिखी गई हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है आपको भी याद रखनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये पहली जो है महिला नियुक्त हुई थी, मतलब सर्वप्रथम जो है पहली महिला नियुक्त हुई थी, ऊपर से जो है ये पहली भारतीय महिला थी, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया डैश एक जिले में एक उपमंडल का प्रभारी होगा। तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पुलिस उपाधीक्षक हो जाएगा, ठीक है। पुलिस उपाधीक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? एक जिले में उपमंडल का प्रभारी जो होता है वो होता है पुलिस उपाधीक्षक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं DSP, ठीक है। अब DSP की फटाफट फुल फॉर्म मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, फुल फॉर्म।
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखा कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद और आई होप आपको इंग्लिश में तो पता ही होगा, बट ये मैं कंफर्म जानता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको हिंदी में इन चीज़ों का मतलब नहीं पता होगा, जैसे कि पुलिस अधीक्षक हो गया कौन होता है, पुलिस उपाधीक्षक कौन होता है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, यहां लिखेंगे पुलिस अधीक्षक और इसके आगे पुलिस अधीक्षक के आगे जो है एरो का निशान बना देना या फिर इक्वल लगा देना, जो भी लगा देना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहां पे जो है आप इंग्लिश में जरूर जो है चारों ऑप्शनों को लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, पुलिस का आपका एग्जाम होने वाला है HSSC का। ठीक है, और पुलिस से रिलेटेड ये सारे रैंक जो है इन फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का सवाल है भाई, कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया विशिष्ट जलवायु में एक साथ रहने वाले पौधे और पशुओं के विशिष्ट पारिस्थितिक समुदाय को क्या कहा जाता है। तो एक साथ रहने वाले वो समुदाय क्या कहलाता है, वो विशिष्ट जलवायु वाला समुदाय जहां पर पौधे पशुएं सब जो है मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, इसको बायोम बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ने निम्नलिखित वृहत शाखाओं का अध्ययन किया है। तो अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक क्षेत्र है ना, इकोनॉमिक वाला, इकोनॉमिक ने किस किस का अध्ययन किया है। तो सकारात्मक और नियामक अर्थशास्त्र का जो है ये अध्ययन नहीं किया है, ना ही वियोजक और संयोजक अर्थशास्त्र का जो है अध्ययन किया है। इसने किया है सूक्ष्म और वृहत अर्थशास्त्र का जो है अध्ययन किया है। इन दोनों की डेफिनेशन मैंने लिखी है, दोनों की डेफिनेशन आपको याद करनी बेहद जरूरी है। यहां से बेसिक आपकी इकोनॉमिक्स भी जो है होती हुई चली जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये दोनों बुक्स आपको कहां पर मिलेगी, अगर कोई बच्चा यहाँ पे अकाउंट से मतलब क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, कॉमर्स में जो बच्चा होगा ना वहां पर जो है ये दोनों बुक्स आपको देखने मिलेगी +1 और +2 के अंदर। ठीक है, और जो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल लेते हैं ना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल लेते हैं, तो उन बच्चों को जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही पुस्तक जो है पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो है विस्तृत से बेसिक स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिक्स का दिया गया है। अपने को इतना डीपली नहीं पढ़ना है, अपने का जो है HSSC के अंदर डेफिनेशन से काम चल जाएगा। इसीलिए जो है ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, तो यह व्यक्तिगत उपभोक्ता, फार्मा और बाजारों के व्यवहार का जो है अध्ययन करता है। ठीक है, अब वृहत अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यह समग्र अर्थव्यवस्था का जो है अध्ययन करता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद GDP आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी, ये कारक जो है शामिल होते हैं। अब माइक्रो आप शब्दों से याद रखना, जैसे माइक्रो क्या है, माइक्रो छोटा है ना, सूक्ष्म है, तो ये छोटे की जो है अध्ययन करेगा, छोटी चीजों का अध्ययन करेगा, जैसे कि किस किस का अध्ययन करेगा, व्यक्तिगत उपभोक्ता का अध्ययन करेगा, फार्मों का करेगा, बाजारों का करेगा। अब मैक्रो है, मैक्रो बड़ा शब्द है, वृहत अर्थशास्त्र है, तो ये सभी की करेगा, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था, पूरी व्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसके अंदर GDP आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद रखा भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखिए हर चीज की जो है ट्रिक नहीं हो सकती, और मैं ये कहता हूं स्पेशली आप ट्रिक से याद भी मत रखो। एक टाइम के लिए ये चीजें ठीक लगती हैं ट्रिक्स वाली, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक आप याद रखना चाहते हैं ना, अपनी जो मेमोरी है उसको शार्प और लॉन्ग टाइम तक जो है चीजों को याद रखना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। या तो आप एक स्टोरी बेस में चीज़ों को याद रखना स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आप उस चीज़ को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो ही चीज़ें जो है आपको याद रहेगी। ट्रिक का तो क्या है भाई, एक बार के बाद जो है ट्रिक निकल जाती है दिमाग से, फिर अल्ट पल्ट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आपको याद रहे वैसे आप याद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, तो आइए, 2 नदी का विवाद यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो राइट ऑप्शन वमसधारा नदी विवाद जो है किन राज्य के बीच है, तो ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के बीच जो है ये नदी विवाद है। ठीक है, वमसधारा बड़ा ही अजीब नाम है, वमसधारा नदी विवाद, तो ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के राज्य के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी दिया गया है, वंशधारा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के बीच में अवस्थित है। यह विवाद मुख्य रूप से नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया सिक्का अधिनियम 1906, तो ये जरूर आप याद रखना भाई, सिक्का एक्ट जरूर याद रखना। ठीक है,
अधिनियम क्या होता है, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, 1906। ये 1906 वाला जरूर याद रखना। इसी के अनुसार देश में सिक्के का अधिकतम मूल्य क्या जारी किया जा सकता है, मतलब एक सिक्का जो है उसका अधिकतम मूल्य कितना जारी किया जा सकता है सिक्का एक्ट अधिनियम 1906 के तहत। तो 1000, ठीक है, 1000 रुपये जो है किसी भी सिक्के का अधिकतम मूल्य जो है जारी किया जा सकता है एक्ट 1906 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है जायद के मौसम में फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। तो अप्रैल जून गलत हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर गलत हो जाएगा, मार्च जुलाई ठीक हो जाएगा। तो ये जो जायद की फसलें हैं मार्च में बोई जाती हैं और जुलाई के स्टार्टिंग में जो है इनको काट लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, मालाबार अभ्यास जो है भारत का डैश के साथ सैन्य अभ्यास है। मतलब ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है मालाबार एक सैन्य एक्सरसाइज है, ठीक है। ये किन किन देशों के बीच में की जाती है, तो ये भारत, अमेरिका और जापान के बीच में की जाती है। एक देश यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब हो सकता है कि भाई अगली बार जो है ये जापान आपको ऑप्शन में ना दे और ऑस्ट्रेलिया दे दे, इसीलिए मैंने ये जो है ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो मालाबार अभ्यास है ना, इसको 4 जो है सेनाएं करती हैं, ठीक है, 4 देशों की सेनाएं जो हैं इसको करती हैं। तो कौन कौन सी सेनाएं करती है, भारत की सेना करती है, अमेरिका की सेना करती है, जापान की सेना करती है, ठीक है। ये चारों सेनाएं जो है इस अभ्यास को करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो है पहले द्विपक्षीय अभ्यास ही शुरू हुआ था। पहले जो है स्टार्टिंग में जब ये अभ्यास शुरू हुआ था ना, मालाबार अभ्यास, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच ही जो है ये अभ्यास शुरू हुआ था। लेकिन बाद में जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का सूचक है, तो गरीबी का सूचक जो है कौन सा हो जाएगा भारत के अंदर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये तो हो जाएगा भाई। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव, ये भी गरीबी का सूचक है। नौकरी के अवसरों की कमी, ये भी गरीबी का सूचक है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चारों जो तीनों ऑप्शन दिए गए, ये तीनों ही जो है भारत में गरीबी का सूचकांक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले भाई ये हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज, इनको फॉलो कर लेना। क्यों फॉलो कर लेना, आज से हम इन पेजों के अंदर जो है डेली स्टैटिक जीके जो है मैं देनी स्टार्ट करूंगा। यहाँ से भी जो है स्टैटिक जीके आपकी जो है अच्छी होती हुई चली जाएगी, ठीक है। हार्ड चैलेंज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 75 डेज का, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए चल रहा है हमारा अभियान। तो इन इंस्टाग्राम पेज को और जो है फेसबुक पेज को जो है जरूर फॉलो कर लेना, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जितनी भी सारी पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो कौन सा हो जाएगा वो छोड़िए, कौन सा नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका तो स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी स्थायी सदस्य नहीं है, कनाडा भी जो है स्थायी सदस्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूसी, ठीक है, ये पांचों जो हैं इसके स्थायी सदस्य हैं। 6 इसकी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हो जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, वे क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की खेती की विशेषज्ञ हैं, उस खेती को किस रूप में जाना जाता है, उस खेती को जो है ट्रक खेती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आप छोड़ देना। मतलब 18वां गुट निरपेक्ष जो है वैसे बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। 2021 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट लेटेस्ट आपको जरूर याद रखना है। नीचे मैं व्याख्या लेके आया हूँ, ये जरूर याद रखना। जितनी मैंने यहाँ पे जानकारी लिखी है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना। आइए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, अभी कौन सा पूछा गया, 18वां गुट निरपेक्ष, यानी कि 2021 में 18वां गुट निरपेक्ष हुआ था। इसके बाद जो है 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ है, इसको इंग्लिश में नाम भी बोला जाता है, ठीक है।
शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ। ठीक है, ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है कंपाला युगांडा में हुआ है। यह सम्मेलन जनवरी 2024 में जो है आयोजित किया गया था। इसकी थीम साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन करना था। ठीक है, थीम भी आप जरूर याद रखेंगे। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा याद रख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है 1961 में हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है सितंबर 1961 को जो है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो है आयोजित किया गया था। इस आंदोलन की नींव 1955 में बार्डुंग सम्मेलन में रखी गई थी और इसे यूगोस्लाविया के जेसिप ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्देल नाजिर, घाना के क्वामे नुक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकोर्णो जैसे नेताओं के नेतृत्व में औपचारिक रूप से दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आप इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड से जो है आप याद रखिएगा। इसका जो है गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का जो हिस्ट्री थी ना वो थोड़ी सी याद रखिएगा भाई, किन किन देशों ने जो है इसको शुरू किया था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। 1955 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड में जो है पहला सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था। अभी लेटेस्टवां जो सम्मेलन है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये कंपाला युगांडा में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है मरुस्थलीय जीवों के पास डैश मूत्र निर्मित करने की क्षमता होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है साइंस और जो है वैसे तो नॉर्मली मेरे को लगता है ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट मैंने ज्योग्राफी का समझ के जो है इसको ऐड कर लिया है। याद रखिएगा सांद्रित होता है। ठीक है, मरुस्थलीय जीवों के पास जो मरुस्थल होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, राजस्थान क्या है, मरुस्थल है ना, इस मरुस्थल में जो जीवों के पास मूत्र निर्मित करने की क्षमता होती है, मतलब मूत्र बनाने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, सांद्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो है सेशन था 52 जो है आज हमने पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपकी जो है तैयारी काफ़ी अच्छे से तरीके से चल रही होगी और अब जो है आप सीरियस हो जाना भाई। 5 नवंबर से पहले जो है आपका ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाएगा। आज क्या तारीख होगी है, आज 22 अक्टूबर होगी है। अभी भी 5 नवंबर आने में जो है काफ़ी दिन है, 8 दिन इसका मान लो, 8 और 5 8 और 4 12 13 एक दिन और बचे हुए हैं। मान लीजिएगा 10 दिन में भी आपका रिजल्ट आएगा। तो जो 10 दिन है ना भाई, 10 दिन इनका जो है मैं यही कहूँगा 10 डे जो है इनका सदुपयोग कीजिएगा और 10 दिन के अंदर जो है काफ़ी सारा डाटा जो है आप याद कर सकते हैं। ये दिन जो नहीं यूज़ करेगा ना अच्छे से, बाद में जब हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आएगा ना, अपने दोस्त या फिर पड़ोसी को लगते हुए देखोगे, तब ये चुभेगा आपको कि काश मैंने उन दिनों में पढ़ाई की होती तो डेफिनेटली आज मेरा भी जो है इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए या फिर HSSC के किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, कोई भी आपकी जो है डाउट हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जो है आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट देखनी आपको बेहद जरूरी है। आपके रिटन एग्जामिनेशन से पहले जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है 60 मार्क्स का, वो मेरे एंड से जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी जो है उसमें कमी नहीं आएगी। बस आपको जो है अपना डेडिकेशन दिखाना है और आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, बस आपको ये 2 चीज़ें करनी है। डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन 2026 में जो है डेफिनेटली हो जाएगा। इस दिवाली आपके पास नौकरी नहीं है, बट यकीन मानिएगा जो अगली दिवाली आएगी 2026 वाली, उसमें डेफिनेटली आप हरियाणा पुलिस में जो है सिलेक्शन हो जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है मेरा सजेशन है, थोड़ा सा मान के चलिएगा। डेफिनेटली आपके करियर में काफ़ी अच्छी जो है ये चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।